तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 31 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में किस राज्य के संस्कृति मंत्री जिनका नाम है जुप्पल्ली कृष्णा राव, इनको विश्व शांति में योगदान के लिए अभी ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, नाम है जुप्पल्ली कृष्णा राव, और इन्हीं को अभी विश्व शांति में योगदान के लिए अभी ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान अभी उनको हैदराबाद में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में दिया गया। तो इतना आपको याद रखना है। और जो महान दार्शनिक हुए थे आचार्य नागार्जुन, उन्होंने कृष्णा नदी के किनारे माध्यमिक दर्शन और शून्यता सिद्धांत विकसित किया था, और इसी कारण से ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से ज्ञान का केंद्र बना है। अब एक तरह से तो ये अवार्ड वाला प्रश्न ही है। तो कुछ और अवार्ड्स, कुछ पुरस्कार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, एक हमने अभी पढ़ा था, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 दिया गया कावे मदानी को, ईरानी वैज्ञानिक है, और इस अवार्ड को जल क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। फ्रांस का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बने जावेद अशरफ। टाटा ग्रुप के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, इनको अभी किंग चार्ल्स तृतीय ने मानद नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया। और रिलायंस मेट सिटी का मेट्रोपोलिस जो इनका प्रोजेक्ट है, ये भारत का पहला प्रोजेक्ट बना जिसे अभी लीड फॉर सिटीज प्लान एंड डिजाइन के तहत प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन मिला। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 ये जीता विलियम डालरिम्पल ने। ये स्कॉटलैंड के इतिहासकार है, इनकी बुक है द गोल्डन रोड, उसके लिए इनको ये प्राइज मिला। भारतीय अभिनेत्री हैं ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, इनको महिला सशक्तिकरण पुरस्कार वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2026 से अभी सम्मानित किया गया आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में। कहाँ पे? हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि यूके की संसद का निचला सदन है, वहां पर। और महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2026 मिला कल्पना सोरेन को, झारखंड की विधायिका है ये। एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2026 ये अभी मिला है यशवंत गुप्ता को। नीता अंबानी को भुवनेश्वर में कीस मानवतावादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम शिकागो यूनिवर्सिटी का प्रतिष्ठित एल्यूमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने थे। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो हमने अभी पढ़े, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तक जितने भी अवार्ड हैं ये दो लिस्ट बना करके मैं आपको रेंडमली कभी ये कभी वो इस तरह से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ताकि सभी तरह के अवार्ड्स जो 2026 में है वो हम कवर करते हुए चले बार बार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का प्रयोग न करने का निर्देश अभी किसने दिया है? तो आंसर होगा यूके ने। तो भैया यूनाइटेड किंगडम ने बच्चों के स्क्रीन टाइम पर अभी नए सख्त नियम जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि भैया एक तो 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे उनको तो बख्श दो, उनका जो स्क्रीन टाइमिंग है, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे टीवी का हो, चाहे टैबलेट का हो, वो पूरी तरह से बंद करना होगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 2 से लेकर 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, अगर उनको दिखाना है तो रोजाना फिक्स कर दो, मैक्सिमम 1 घंटा उनको स्क्रीन देखने दो, चाहे वो मोबाइल की हो चाहे टीवी की हो, लेकिन मैक्सिमम 1 आवर। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आजकल देखने को मिलता है कि खाने के समय स्क्रीन हम पकड़ा देते हैं और फिर खाना खिलाते रहते हैं, तो वो भी बंद करना होगा। और जब उनके सोने का वक्त हो जाए तो उससे 1 घंटे पहले बिल्कुल स्क्रीन आप बंद कर दीजिए। और ऐसा सब क्यों? क्योंकि ज्यादा स्क्रीन देखने से नींद खराब होती है, खेल और शारीरिक गतिविधि कम तो हो ही रही है, उसके अलावा भाषा और सामाजिक विकास पर असर पड़ रहा है। बाकी अभी हमने पढ़े भी हैं, कई सारे देशों ने तो बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक बैन कर दिया है। जो इस तरह के देश अभी न्यूज में थे, मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। सबसे पहले ऐसा किया था ऑस्ट्रेलिया ने, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया। उसके बाद हमने पढ़ा ऑस्ट्रिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ अलग है, ये सोशल मीडिया वाला नहीं है, ये अलग प्रश्न है कि 14 साल से कम उम्र की जो मुस्लिम लड़कियां हैं, यहाँ पे उनके बुरके पर, उनके हिजाब पर बैन लगा दिया गया। न्यूजीलैंड सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लगाया। और फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगाया। स्पेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन लगाया। इंडोनेशिया में ने भी लगा दिया अभी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। और भारत का कर्नाटक राज्य ने अभी बजट में घोषणा की कि भैया हम भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करेंगे, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया। अभी मार्च की ही न्यूज है।
उसके बाद हमने देखा आंध्र प्रदेश ने भी 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये इसी से मिलते जुलते प्रश्न थे, मैंने आपको रिवाइज कराया। लेकिन बात यूके की हो रही है, तो कैपिटल लंदन होती है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री किर स्टारमर। देखो मैं आपको मैप से समझाता हूँ। अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके के अंदर 4 देश आते हैं। कौन कौन से? वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। लेकिन अगर नॉर्थ आयरलैंड को आप हटा दोगे तो ये 3 देश बचेंगे, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, और ये मिलकर के कहलाएगा ग्रेट ब्रिटेन। यूके बनाने के लिए नॉर्थ आयरलैंड को भी इसमें शामिल करना होगा। बाकी यहाँ से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं मैं आपको वो भी रिवाइज कराता हूँ। एक हमने पढ़ा था अभी, हमारे जो रेत कलाकार है उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक, ये फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। उसके अलावा 2035 का जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये यूके होस्ट करेगा, फुटबॉल वाला जो टूर्नामेंट है। और कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सी क्योर ये भी शुरू किया था इंग्लैंड ने। उसके अलावा महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर किसने प्रतिबंध लगाया था? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रख दिया गया। भारत यूके विजन 2035 के तहत ऑफशोर विंड यानी कि समुद्र में पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है जो कि गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर बिजली पैदा करेगी। और अभी जलदाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला यूके का पहला देश बना स्कॉटलैंड। असम के जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग अदरक, इसका पहली बार अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किया गया, वो भी कहाँ पे? लंदन में। ब्रिटेन की संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हेरिडेटरी पीयर्स यानी कि वंशानुगत लॉर्ड की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। और भारतीय अभिनेत्री हैं ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, इनको महिला सशक्तिकरण पुरस्कार वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। ये मैंने अवार्ड वाले सेक्शन में भी आपको बता दिया था प्रश्न। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा अडानी पोर्ट। तो भैया अडानी पोर्ट ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी यानी कि शरण बंदरगाह को शुरू किया है। अगर इसे हम समझें कि ये है क्या, तो आप कहोगे ये एक ऐसा सुरक्षित बंदरगाह है जहां मुसीबत में फंसा जहाज जाकर के रुक सकता है। तो इसका उद्देश्य यही है, लोगों की जान बचाना, जहाज को स्थिर करना, पर्यावरण को नुकसान से बचाना। पर्यावरण को नुकसान से बचाना कैसे, मतलब समझोगे? मतलब किसी जहाज में अगर फ्यूल वगैरह है, अगर उसमें आग लग जाती है तो धुआं निकलेगा, तेल समुद्र में फैलेगा, तो पर्यावरण को नुकसान है। लेकिन अगर जल्दी से उसको यहाँ पर लेकर के जाएंगे तो सब कुछ काबू में लिया जा सकता है। तो अब तक भारत के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। बड़े बड़े देशों के पास तो पहले से है, लेकिन हमारे पास नहीं था, लेकिन अब हमारे पास होगा। इस तरह के 2 पोर्ट हम बनाएंगे। एक का नाम होगा डिगी पोर्ट, ये पश्चिमी तट पर बनेगा मुंबई में। तो यहाँ पे अरब सागर और फारस की खाड़ी वाले मार्ग में जो जहाज है उनके लिए ये एक सुविधा होगी। और पूर्वी तट पर भी बनेगा गोपालपुर पोर्ट जो कि उड़ीसा में है। तो बंगाल की खाड़ी और मलक्का जलडमरू मध्य की ओर जाने वाले जहाजों के लिए ये इधर वाला पास में पड़ेगा। वैसे आपको याद है भारत की जो तट रेखा की बात करें तो लगभग 11,000 किलोमीटर लंबी है और जो कि दुनिया के मुख्य शिपिंग रूट्स पर स्थित है। तो अब इसको स्थापित करने से होगा क्या? तो हादसों में तेज कार्रवाई होगी, जान और माल की सुरक्षा बढ़ेगी और समुद्री प्रदूषण कम होगा। मैंने आपको बताया ही सही है। इसको अगर मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मान लो एक जहाज है जो समुद्र में जा रहा है और उसमें अगर आग लग जाती है या फिर उसमें कोई खराबी आ जाती है, खराब होकर के वो बीच समुद्र में फंस जाता है, तो अभी तक क्या होता था पहले कि उसे कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं मिलती थी। अगर बीच में अटक गया तो मदद आने में देर लगती थी। लेकिन अब से क्या होगा, उस जहाज को सीधे वो जिस भी पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी के पास में होगा वहां पर उसको ले जाया जाएगा। वहां पर अगर उसमें आग लगी हुई है तो तुरंत आग बुझाई जाएगी, लोगों को बचाया जाएगा। या उसमें कोई खराबी आ गई है तो उसकी फिर मरम्मत होगी, उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका काम है। बाकी कुछ पोर्ट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, कुछ बंदरगाह जो हमेशा न्यूज में रहते हैं और इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वदावन पोर्ट ये बन रहा है महाराष्ट्र के पालघर जिले में। चाबहार पोर्ट ईरान में है ही सही, भारत ने बनाया है। और यहीं पे एक शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है जिसको भारत ने लीज पे ले लिया 10 सालों के लिए। सितवे पोर्ट है म्यांमार में। कांके संतुराई पोर्ट है श्रीलंका में। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया में है। हाइफा पोर्ट इजराइल का है। और भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा शुरू हुई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश। ग्वादर पोर्ट ये पाकिस्तान में मिलेगा, चीन ने बनाया जिसको। और विजिंगम पोर्ट
ये केरल में मिलेगा भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब यहाँ पे दो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना कि डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा है, और भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह अभी कौन सा बन गया है, और ये है कहां पर। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है हमारे शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में हमारे जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और अश्विनी वैष्णव, इन्होंने सड़क रेल पुल परियोजनाओं के लिए भी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो आंसर होगा प्रिज्म एसजी पोर्टल को। तो प्रिज्म एसजी पोर्टल, इसे अभी हमारे जो सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और जो रेल मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, और अभी इन दोनों ने मिलकर के इस पोर्टल को अभी नई दिल्ली में लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, पोर्टल फॉर रेल रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेजेस मैनेजमेंट स्टील ग्राइडर्स, ये पूरी इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसको समझते हैं कि ये प्रिज्म एसजी जो पोर्टल है ये है क्या। हम कहेंगे ये एक डिजिटल पोर्टल है, और इसका उपयोग रोड ओवर ब्रिजेस निर्माण से जुड़े कामों को ऑनलाइन करने के लिए किया जाएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे रेल की पटरी बिछी हुई है, तो अगर यहाँ पे रोड भी है, तो जब रेल आती है दिन में जितनी भी बार आती है, तो रोड को बंद कर दिया जाता है, उससे जाम लग जाता है या कभी कभी एक्सीडेंट तक हो जाते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, रोड ओवर ब्रिज बना रहे हैं। मतलब यहाँ से ही ये इस तरह से ब्रिज दे देंगे, तो ऊपर से रोड वाली जो गाड़ियां होंगी वो निकल जाएंगी, नीचे से ट्रेन निकल जाया करेगी, कोई रोक टोक कोई दुर्घटना नहीं होगी। और इस ब्रिजेस को, इस तरह के ब्रिजेस को बनाने के लिए जो भी काम होंगे वो सब के सब ऑनलाइन होंगे। उसके लिए जो भी आपको अप्रूवल्स चाहिए बनाने के लिए, जो भी ठेकेदार को या जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी विभाग है जो उसको बना रहा है, उसको सारे अप्रूवल ऑनलाइन मिल जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा भाई, जल्दी मिल जाएंगे तो जल्दी बनना काम शुरू हो जाएगा, तो समय की बचत होगी, रियल टाइम निगरानी कर सकेंगे, मतलब लाइव ट्रैकिंग कर सकेंगे कितना काम हो रहा है, कितना काम चल रहा है, काम चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इससे पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही बढ़ेगी, और अलग अलग विभाग, जो भी रेल विभाग हो गया, सड़क हो गया, या कोई भी ठेकेदार हो गया, इनके बीच में बेहतर समन्वय होता रहेगा। ठीक है, तो ये है प्रिज्म एसजी पोर्टल को नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने इनको लॉन्च किया है। कुछ और पोर्टल्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। एक हमने पढ़ा था कायका सेतु पोर्टल, कर्नाटक ने लॉन्च किया, और गज रक्षक एप्लीकेशन को मध्य प्रदेश ने, ज्ञान भारतम पोर्टल को भारत सरकार ने, एसीनेट एप्लीकेशन को भारतीय चुनाव आयोग ने, प्रतिभा सेतु एप्लीकेशन को संघ लोक सेवा आयोग ने, प्रवाह पोर्टल को आरबीआई ने, उम्मीद पोर्टल को केंद्र सरकार ने, सचेत एप्लीकेशन को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, एआई चैटबॉट सारथी को अभी हरियाणा सरकार ने, ई सेहत एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर ने, और राइज एप्लीकेशन को लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, तो ये कुछ पोर्टल और एप्लीकेशन से बनने वाले प्रश्न थे, हमने रिवाइज करे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए अभी, मतलब ये हम खरीदेंगे, और कितने में, 445 करोड़ रुपए में, किस देश से है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे कि भारत ने अभी रशिया के साथ तुंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। तो तुंगुस्का के अंदर क्या क्या मिलेंगे, 30 mm की 2 गन आपको मिलेंगी, और ये छोटा, धीमे और नीचे उड़ने वाले लक्ष्यों जैसे कि ड्रोन को मार करने के लिए है। वरना रशिया से इससे पहले हमने S-400 को लिया, जो कि लंबी दूरी और तेज लक्ष्यों के लिए बना है, और छोटी दूरी के लिए और नीचे उड़ान वाले ड्रोनों के लिए अभी तक हम उसको मार नहीं पाते थे, तो अब हम उनको मार पाएंगे। तो तुंगुस्का, ये इसका पूरा नाम है, ध्यान में रखना। और ये जो तुंगुस्का वायु एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके लिए कितने का समझौता हुआ, 445 करोड़ रुपए का। रशिया की कौन सी कंपनी बनाएगी इसे, तो आंसर होगा JSC रोजोबोरोन एक्सपर्ट, इस कंपनी का नाम है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि भारत के पास कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है। एक तो जो हमने रशिया से लिया है वो S-400 है, और हमने इसको नाम दिया सुदर्शन। वसारुद क्या है, वसारुद का मतलब होता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये हमारा कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। और समर भी क्या है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म होती है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन, रेंज इसकी 12 किलोमीटर तक है। भार्गवस्त्र क्या है, झुंड में ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए हमने भार्गवस्त्र को लॉन्च किया। और पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र की घोषणा की थी। और प्रोजेक्ट कुशा क्या है, इसका संबंध है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से। हम इजराइल की तरह आयरन बीम बनाना चाहते हैं,
आकाश क्या है डीआरडीओ के द्वारा विकसित कम दूरी का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम हो गया। बराक 8 भारत और इजराइल के द्वारा निर्मित मध्यम दूरी का एक एयर डिफेंस सिस्टम हो गया। और भारतीय वायुसेना की नई स्वदेशी परियोजना वायु बाण परियोजना ये भी अभी शुरू की गई है। मतलब इसमें क्या होगा, हेलीकॉप्टर से लॉन्च होंगे स्मार्ट ड्रोन जो कि निगरानी भी कर सकते हैं और चाहो तो हमला भी कर सकते हैं दुश्मन पर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। अगले में पूछ रहे भी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 मार्च को। हर साल 30 मार्च को अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य कचरे को कम करना और पर्यावरण को बचाना। तो लोगों को रीयूज यानी कि पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण के लिए प्रेरित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस बार की थीम है फूड वेस्ट। आपको बता दूं 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र लोकसभा ने इस दिन को घोषित किया था। और शून्य अपशिष्ट की हम बात कर रहे हैं, जीरो वेस्ट ये है क्या। तो कचरे को कम से कम या खत्म करना है, बिल्कुल संसाधनों का सही उपयोग करना है और लैंडफिल और प्रदूषण को रोकना है। अब एक तरह से डे वाला प्रश्न है। चलो मार्च के इंपॉर्टेंट डेज एक बार सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो 1 मार्च को ही 3 दिवस हो गए थे। शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे विश्व मोटापा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को कॉमनवेल्थ डे, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च को ही इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। उसके अलावा 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 18 मार्च को ही वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च को ही इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे और 28 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। फिर 21 मार्च को 6 दिवस मनाए हमने। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और नस्लीय भेदभाव उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व ग्लेशियर दिवस। ये सब 21 मार्च को हो गए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी होता है। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस हमने मनाया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे, 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस और 28 मार्च को अभी अर्थ आर्ट डे के रूप में हमने मनाया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष 2025 का खिताब किसने जीता। तो आंसर होगा हार्दिक सिंह ने। तो भैया अभी 28 मार्च को ही नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह में हार्दिक सिंह अभी इनको पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। महिलाओं में पूछोगे तो प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है नवनीत कौर को। कुछ और भी अवार्ड्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बात करें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जफर इकबाल को। वे 1980 मॉस्को ओलंपिक स्वर्ण विजेता टीम के सदस्य थे। और जो अभी हार्दिक सिंह और नवनीत कौर हैं, इन दोनों को बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड मिला है, जिसमें प्रत्येक को 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। और बिच्छू देवी करीबाम को बेस्ट गोलकीपर चुना गया और इसके लिए बलजीत सिंह अवार्ड दिया जाता है, वो मिला, 5 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। और जो संजय हैं, खिलाड़ी हैं संजय, बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड मिला है। कौन सी और बेस्ट डिफेंडर के लिए कौन सा अवार्ड होता है, फारगट सिंह अवार्ड, 5 लाख रुपए इसमें भी दिए जाते हैं। लेकिन आप कहोगे कि इसमें से बताओ कौन सा याद रखें, तो ये ऊपर वाला याद रख लो कि अभी हॉकी इंडिया का जो 8वां वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ नई दिल्ली में, इसमें पुरुष वर्ग के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया हार्दिक सिंह को और वुमेन्स कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया नवनीत कौर को। ठीक है, तो ये तो याद रख लोगे। हॉकी की बात करें, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करते हैं। स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। और 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। हॉकी इंडिया की स्थापना होती है 2009 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, अध्यक्ष दिलीप तिर्की। और एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। कुछ हॉकी के कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें, अजलान शाह कप हो गया, आगा खा कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया, बेटन कप हो गया, इंदिरा कप हो गया। इन सबका संबंध है हॉकी से। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जल जीवन मिशन 2.0 इसके रिफॉर्म फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला भी 12वां राज्य कौन सा बन गया।
तो आंसर होगा मेघालय। तो याद रखेंगे मेघालय ये जल जीवन मिशन 2.0 के तहत अभी समझौता करने वाला एमओयू पर साइन करने वाला 12वां राज्य बन गया है। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये समझौता भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर और टिकाऊ पानी की सुविधा देने के लिए किया है। ये जो जल जीवन मिशन 2.0 है, मतलब इसका ये दूसरा चरण शुरू हुआ था। और इस मिशन का जब ये शुरू हुआ था, मैं आपको बताऊंगा वो कब शुरू हुआ था, लेकिन इसका पहले फोकस क्या था? पाइपलाइन बिछाना और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। लेकिन अब फोकस है लोगों तक लगातार पानी की सेवा देना और सिस्टम लंबे समय तक चल सके उसको ध्यान में रखना, सस्टेनेबिलिटी को। और अब जो ये जल जीवन मिशन 2.0 है, इसकी डेडलाइन क्या है? दिसंबर 2028 है, जब तक हम हर घर में, हर गांव के हर घर तक पाइपलाइन से नल पहुंचा देंगे। आपको बता दूं मेघालय में अब तक लगभग 83% घरों में नल का पानी पहुंच चुका है। लक्ष्य है भैया इसको 100% करना है। और देखो मैंने आपको बताया जल जीवन मिशन की अगर बात करते हैं तो ये लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है? हर गांव के घरों में साफ पानी पहुंचाना और गांव के लोगों को इसकी देखभाल में शामिल करना। जल शक्ति मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। लक्ष्य है हर ग्रामीण घर को नल से वाटर कनेक्शन देना है। ठीक है, अब बात मेघालय की हो रही है हमारे प्रश्न में, तो ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल शिलोंग हो गई है, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, गवर्नर है CH विजयशंकर। भारत का 100वां स्मार्ट सिटी बना शिलोंग। कुछ और प्रश्न देखें तो विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम, जो मेघालय में है। OTT प्लेटफॉर्म हेलो को लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य ये मेघालय है, पहला केरल था और उसके OTT प्लेटफॉर्म का नाम सी स्पेस है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम ये शिलोंग में बनेगा। नेक्टर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई शिलोंग में। और 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 कहां पर हुआ? शिलोंग मेघालय में। 39 नंबर का नेशनल गेम्स 2027 ये हुआ मेघालय में, मतलब ये 2027 में होगा मेघालय में। इससे पहले 2025 में हुआ था 38वां संस्करण उत्तराखंड में, जिसमें टॉप पे सर्विसेज रहा था। और मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को GI टैग दिया गया भी। और किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा मेघालय। मेघालय राज्य की एर्री सिल्क को अभी GI टैग दिया गया था। और मैत्री अभ्यास ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। अभी इसका 14वां संस्करण मेघालय के उमरोई में हुआ था। अभी मेघालय ने ही ग्रीन डिपॉजिट योजना भी शुरू की थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो आंसर होगा शीतल देवी को। आप जानते हो भारत की पैरा आर्चरी प्लेयर है, तीरंदाज है शीतल देवी। और इन्हीं को अभी वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ पैरा आर्चर का पुरस्कार मिला, जिसे आप कहेंगे पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025। और इनकी बात करें शीतल देवी की, वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, मात्र 19 वर्ष इनकी आयु है। इनको भी तो कौन कौन से अवार्ड मिले हैं वो हम बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लें जिस तरह से इनको शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ पैरा आर्चर चुना गया। इसके अलावा और कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो भी दिए गए? तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज चुना गया पुरुषों में, अमेरिकन हैन तुर्की से है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ युवा तीरंदाज चुना गया, पेप्टिस्टे एडिस फ्रांस से है। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टीम चुना गया, कोरिया रिकर्व मेंस टीम को। लेकिन इसमें जो भारतीय हैं वही नाम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शीतल देवी का नाम मैंने आपको बता दिया। शीतल देवी जम्मू कश्मीर से बताया मैंने। और अभी तक क्या क्या चैंपियनशिप इन्होंने जीती है? तो वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2023 जो हुई थी उसमें महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण लेकर के आई। महिला कंपाउंड टीम में रजत पदक सिल्वर जीता और मिक्स्ड टीम में ब्रोंज जीता। बाकी पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो मिक्स्ड टीम इवेंट हुआ था उसमें ये थी शामिल, कांस्य पदक ब्रोंज जीता था। एशियन पैरा गेम्स 2022 और एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने सिल्वर जीता था। अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिल चुके हैं? तो 2025 में BBC इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज बनी थी। 2024 में अर्जुन पुरस्कार मिला और 2023 में वर्ल्ड आर्चरी पैरा वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अच्छा देखो, ये वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप की एक बार अगर अपन बात कर ले, ये हुई थी साउथ कोरिया के ग्वांगजू में। भारत ने यहाँ पे 2 मेडल जीते। मेडल टैली में भारत चौथे स्थान पर है, फ्रांस के साथ पहले पे साउथ कोरिया है।
और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अगर बात करोगे, स्थापना होती है 1973 में नई दिल्ली में, मुख्यालय है प्रेसिडेंट है अर्जुन मुंडा। और वहीं वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की बात करें, स्थापना 1931 और हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है उगुर एडनर, ये तुर्की से है। आपको याद है कि भारत का दिल्ली शहर ये 22 सालों के बाद 2027 में एशिया कप आर्चरी का जो दूसरा चरण है, दूसरा लीग है, उसकी मेजबानी करेगा। और इससे पहले भी भारत एक बार इसकी मेजबानी कर चुका है 2005 में दिल्ली में, और एक बार फिर से हम इसको होस्ट करेंगे। और अहमदाबाद में एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने IONS IMEX TTX 2026 का आयोजन कहां पर किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोच्चि में। तो भारतीय नौसेना ने अभी कोच्चि में जो समुद्री युद्ध केंद्र है, वहां पर ये IMEX TTX 2026 नाम का एक समुद्री अभ्यास का आयोजन किया। और ये TTX का मतलब हो गया टेबल टॉप एक्सरसाइज। तो एक तरह का टेबल टॉप एक्सरसाइज या अभ्यास है। मतलब इसमें एक्सरसाइज में हुआ क्या, चर्चाएं होती हैं, रणनीतिक आधारित अभ्यास है ये। मतलब आमने सामने जो भी इसमें सम्मिलित होने वाले देश हैं, आमने सामने बैठ करके चर्चा करते हैं। और इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के कई देशों ने हिस्सा लिया। और IONS क्या है, इसका पूरा नाम होता है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। यह हिंद महासागर के देशों की नौसेनाओं का एक समूह है, जिसका उद्देश्य है समुद्री सहयोग को बढ़ाना, सुरक्षा और ह्यूमैनिटी असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में मदद करना। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इसकी परिकल्पना की थी भारतीय नौसेना ने। और इसका पहला सम्मेलन ये हमने ही आयोजित किया था, हमने होस्ट किया था नई दिल्ली में, 2008 की बात है। और अब भारत 16 सालों के बाद फिर से इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अभी जनवरी फरवरी में ही भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाल ली है IONS की, 2026 से 2028 तक। वैसे मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, टेबल टॉप एक्सरसाइज है तो क्या हो गया, है तो सही। तो कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको रिवाइज कराऊं। अभी धर्मागार्जन अभ्यास हमने पढ़ा था, भारत और जापान के बीच में हुआ उत्तराखंड के चौबटिया में। कलारी लीप अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अग्निवर्षा अभ्यास भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने इसका आयोजन किया राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वज्र प्रहार अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में हुआ हिमाचल प्रदेश के बकलो में। और वज्रघात अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। लामितिया अभ्यास भारत सेशल्स के बीच में हुआ सेशल्स में। इन सीटू अभ्यास एयर एक्सरसाइज है भारत थाईलैंड के बीच में हुआ हिंद महासागर क्षेत्र में जो मलक्का जल संधि है उसके आसपास। और मिलन अभ्यास इंडियन नेवी इसका आयोजन करती है, बहुराष्ट्र अभ्यास है, हुआ विशाखापट्टनम में। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना ने किया राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। सागर कवच मॉक ड्रिल का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल ने किया माहे और केरल के तटों पर। उसके अलावा सी ड्रैगन अभ्यास अभी US नेवी ने इसका आयोजन किया, बहुराष्ट्र अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया था। कहां पर, गुआम क्षेत्र में। और अमोघ ज्वाला सैन्य अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था बबीना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश में। और काकड़ू अभ्यास जो कि ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन करता है, बहुराष्ट्र अभ्यास है। अभी भारत की तरफ से INS नीलगिरी ने हिस्सा लिया था, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में ही। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना, 2026 वाले एक्सरसाइजेज हैं ये। बाकी ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना आप लोग सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अभी 52वां G7 समिट ये किस देश में शुरू होगा, तो आंसर होगा फ्रांस। फिर पूछा अभी ग्रह सुगम पोर्टल को किस संस्था ने लॉन्च किया, तो नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर आपसे पूछा अभी देवी केलबाई का पेट उत्सव कहां पर मनाया जाता है, कहां मनाया गया, गोवा में। फिर आपसे पूछा कि अभी प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अभियान, इसको लॉन्च किया वित्त मंत्रालय ने। और समय से पहले जन्म की भविष्यवाणी करने के लिए एक स्वदेशी AI टूल डेवलप करने के लिए अभी भारत ने कौन सी पहल शुरू की है, तो आंसर होगा ग्रब इनी। और फार्मामेट 2026 का नवा संस्करण ये शुरू हुआ था, कहां पर, नई दिल्ली में। उसके अलावा किस पड़ोसी देश ने 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो बांग्लादेश आंसर होगा। फिर आपसे पूछा केंद्र सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए भी कौन सी नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0।
उसके अलावा सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, ये मनाया गया अभी 28 मार्च को। और आखिरी प्रश्न था, 900 करियर गोल करने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर बन गए लियोनेल मेसी। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं।